लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान के इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको समझना है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको रटना है। तो समझने वाले जो प्रश्न हैं उन्हें मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या है इसका, फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से बनते हैं। जैसे एक प्रश्न ये बन जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे और फ्रांस की क्रांति के कोई एक कारण नहीं था, अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण जो था वह आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। इसका जो मुख्य कारण यानी फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य कारण था वह क्या था, आर्थिक असमानता, यानी लोगों में आर्थिक असमानता थी और राजा का स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, राजा अपनी इच्छा से शासन कर रहा था और इसका प्रमुख कारण बना फ्रांस की क्रांति को आरंभ करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यह भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के परिणामों का उल्लेख कीजिए। जो वैश्विक महामंदी आई कब आई, 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में महामंदी का प्रकोप देखने को मिला और इस महामंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला या इसका क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण या मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कौन कौन से, पहला 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया। सन 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत देश का आयात निर्यात जो था, यानी व्यापार होता था, चीज़ों का आयात और निर्यात किया जाता था, ये घटकर लगभग कितना रह गया, आधा रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें गिरने लगी, घटने लगी, तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पर भी वस्तुओं की कीमतें जो हैं नीचे गिर गई, यानी नीचे आ गई। दूसरा क्या था यहाँ पर, आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को अधिक नुकसान हुआ। यानी शहर वाले जो लोग थे उनका नुकसान तो बहुत कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो किसान थे और जो काश्तकार थे इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। सबसे बुरी मार यानी आर्थिक महामंदी का परिणाम सबसे ज़्यादा किसानों को झेलना पड़ा और उन किसानों को झेलना
झेलना पड़ा, जो विश्व बाजार के लिए उपज यानी फसल को पैदा करते थे। अगला है यहाँ पर किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए, और हमारे किसान जो थे भारत के, ये पहले से अधिक कर्ज में डूब गए, यानी इन्होंने अधिक कर्जा ले लिया, जिस कारण से उस कर्जे को ये दोबारा क्या पूरित नहीं कर पाए, यानी कर्जा वापस नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है भूमि निम्नीकरण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूमि निम्नीकरण क्या है? पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक यानी पोषण तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यदि हमारी भूमि में पेड़ पौधों या फसलों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं या पोषण तत्व जो पाए जाते हैं, जब उन प्राकृतिक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं, या यही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, यानी हमें उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक करना है, इसके लिए 4 उपाय बताना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? पहला उपाय क्या है? उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं के बारे में समुचित ज्ञान व निपुणता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको वस्तुओं व सेवाओं के बारे में समुचित ज्ञान यानी पूरा ज्ञान बताना व निपुणता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना, यानी उन वस्तुओं के बारे में जो भी जानकारी है आप उन्हें अच्छी से समझाएं। यानी आपका फर्ज है, यदि आप दुकानदार हैं तो आप अपने उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं के बारे में समुचित ज्ञान देंगे व निपुणता प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित भी करेंगे, वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे। और अगला है यहाँ पर उपभोक्ताओं को सूचना पाने के अधिकार से अवगत कराना, जिससे वह वस्तु व सेवा के प्रति सही निर्णय ले सकें। उपभोक्ताओं को सूचना पाने के अधिकार से भी अवगत कराया जाए, जिससे वह वस्तु व सेवा के प्रति सही निर्णय ले सकें, यानी क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कर सकें। अगला है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी देना और अपने ग्राहकों को यानी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भी जानकारी दी जानी चाहिए। अगला है यहाँ पर चौथे नंबर का, यहाँ पर आप ध्यान देंगे उपाय क्या है? चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, न्याय पाने का अधिकार आदि से भी अवगत कराना। यानी उपभोक्ताओं को चुनने का अधिकार है, इसका भी आपको जानकारी देना चाहिए, और सुने जाने का अधिकार है, इस चीज की भी जानकारी देना है आपको। सुरक्षा के अधिकार भी हैं, न्याय पाने का अधिकार है, आदि से अवगत कराया जाना चाहिए। तो उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्न रटने वाले होंगे वो आपको रटना है, बाकी जो समझने वाले हैं मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर देना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई तर्क दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई 2 तर्क दीजिए। यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। कारण कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पर है टकराव को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी
आवश्यक है, क्योंकि यह सामूहिक समूहों के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह जो है सामूहिक समूह जो होते हैं, इनके मध्य जो संघर्ष की संभावना हो जाती है या संघर्ष हो जाते हैं, इनकी संभावना को कम करती है। संघर्ष होने से कहीं न कहीं बच जाता है। सामाजिक टकराव आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसीलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। यानी सामाजिक टकराव आगे चल करके क्या हो जाता है? हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी दे देना ही क्या है? राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा रहता है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। अगला है यहाँ पर बिंदु, लोकतंत्र की आत्मा। यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक और कारण है जिस कारण से जरूरी है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है। सत्ता की साझेदारी क्या है? प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। यह इसके विकास के लिए आवश्यक है और यह इसके विकास के लिए भी क्या है? आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। आधुनिक यानी आजकल जो प्रजातंत्र का युग है, इसमें शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है। इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है और इस प्रकार समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? जनता की होती है, क्योंकि प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती है और इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है और इस प्रकार समस्त समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से या में जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? जनसंचार या सार्वजनिक संचार तंत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह, सैटेलाइट आदि इसके प्रमुख साधन हैं। जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा, उपग्रह यानी जिसे सैटेलाइट भी कहा जाता है आदि ये क्या हैं? प्रमुख साधन हैं। कुछ समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियां एवं सम्मेलन भी इसमें सम्मिलित हैं। यानी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जनसंचार होता है और पत्रिकाओं के माध्यम से भी, पुस्तकों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से तथा जो सम्मेलन होता है इनके माध्यम से भी जनसंचार कहीं न कहीं होता है। रेडियो एवं टेलीविजन जनसंचार के सबसे लोकप्रिय साधन हैं। रेडियो और टेलीविजन जो है जनसंचार के सबसे लोकप्रिय साधन हैं, जो वर्तमान समय में देश के लगभग अधिकांश घरों में ज्ञान, विज्ञान एवं मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। आज के युग में आपने देखा होगा कि अधिकांश घरों में टेलीविजन आप देखने को पाओगे और जिसके माध्यम से घरों में क्या होता है? ज्ञान, विज्ञान एवं मनोरंजन प्राप्त किया जाता है टेलीविजन के माध्यम से ही। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? यानी हमको खनिजों का संरक्षण क्यों करना बहुत जरूरी है? तो उत्तर क्या होगा इसका? खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन
संसाधन संरक्षण कहलाता है। खनिजों का हमें विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए और उनका प्रबंधन भी करना चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है? खनिज संसाधन संरक्षण कहलाता है ये चीज। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने पर वह सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो वह सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैग्नीज है, अभ्रक है, प्लेटिनम है, एंटीमनी, पारा, रेडियम आदि, ये ऐसे खनिज हैं यदि एक बार इनका प्रयोग हो जाता है तो ये क्या होते हैं? सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ खनिज संसाधनों का उपयोग चक्रण द्वारा बार बार किया जा सकता है। चक्रण के द्वारा यानी एक बार प्रयोग किया गया, दोबारा प्रयोग किया गया, तिबारा, यानी इसी तरह से चक्रण के माध्यम से उनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहे का एक बार उपयोग कर लेने पर उसे पुनः गलाकर उपयोग में लाया जा सकता है। यदि लोहे की कोई वस्तु बनी है, यदि उसका हम उपयोग कर चुके हैं, वो टूट चुकी है, तो क्या होगा? उसे कंपनियों के द्वारा यानी फैक्ट्रियों में गला दिया जाएगा और उससे नई वस्तु का निर्माण कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उदाहरण के लिए लोहे का एक बार उपयोग कर लेने पर उसे पुनः गलाकर उपयोग में लाया जा सकता है। अतः एक बार उपभोग कर समाप्त होने वाले खनिज संसाधनों के संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है। यानी जो एक ही बार खनिजों का उपयोग होता है और दोबारा वह समाप्त हो जाते हैं, एक बार उपयोग के बाद वह समाप्त हो जाते हैं, ऐसे खनिजों को क्या करना है? उनका ही हमें संरक्षण करना है, जिससे हमारी भावी पीढ़ियों को भी खनिज सुगमता से प्राप्त होते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही प्रश्न मैंने आपके लिए इस वीडियो में शामिल किए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।